हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी एडीओ की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने ग्रामीण विकास वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है। आज से हम आजीविका वाले पार्ट को चालू करेंगे और आजीविका में सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ग्रामोद्योग। और ग्रामोद्योग से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 2017 के एडीओ पेपर में पूछे गए थे, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। जितनी चीज आपसे पूछी जा सकती एक एक चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ग्रामोद्योग को चालू कर रहे हैं और पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए उसको भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे आज की क्लास में। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ग्रामोद्योग क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रामोद्योग की परिभाषा क्या है। यानी ग्रामोद्योग बोला किसको जाता है, तो वह उद्योग जो 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और उसमें 50,000 तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो। यानी ऐसा उद्योग जो 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और एक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश 50,000 रुपए किया हो। यानी ग्रामोद्योग को चालू करने के लिए या करने के लिए उसमें कितना पूंजी निवेश न्यूनतम लग रहा है, 50,000 रुपए तक का। तो वही बोला, वह उद्योग जो 20,000 के आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और उसमें 50,000 तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो, तो ऐसे उद्योग को ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रामोद्योग है। क्लियर है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के अंतर्गत क्या आता है, एक एक चीज हम डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ग्रामोद्योग जो होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है खनिज आधारित उद्योग। ग्रामोद्योग टोटल 7 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला टाइप है खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, जिसको कि पॉटरी कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन हो गया, चूना यानी लाइन का प्रयोग करके कुछ वस्तुएं बनाना, या चूना की जो पोताई होती है उसका काम करना। तो ये चूने से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो भी खनिज आधारित उद्योग में आएगा। और मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मिट्टी में भी मिनरल्स रहते हैं तो मिट्टी भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो मिट्टी का बर्तन भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाना वो भी ग्रामोद्योग है, और लाइम यानी चूने का काम करना वो भी ग्रामोद्योग है। क्लियर है। अगला हम देखते हैं, सेकंड है एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो कृषि आधारित क्या होगा, एक चीज और याद रखिएगा, पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है क्या कृषि ग्रामोद्योग है, कृषि ग्रामोद्योग नहीं है। कृषि के अंतर्गत जो फसल का उत्पादन होता है उस फसल का प्रयोग करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे टमाटर का उत्पादन हुआ तो टमाटर से हम सॉस बना लिए। क्लियर है। तो यानी जो फसलें उत्पादित हो रही है उन फसलों का प्रयोग करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जो हम प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस फसल से जो प्रोडक्ट बनाने की, वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आती है। तो कृषि ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं है। कृषि बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है यानी फसल के आधारित जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दलहन एंड खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, यानी दालों और जो खाद्यान्न है उसका प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट बनाना। सेकंड है गुड़ व खांडसारी उद्योग। गुड़ तो आप समझ गए, खांडसारी चीनी को बोलते हैं, यानी गन्ने से चीनी का उत्पादन करना है, बूरा चीनी, पिसी हुई चीनी, ये सब होता है। अगला है ताड़ का गुड़ उद्योग। ताड़ के पेड़ से जो गुड़ की प्राप्ति की जाती है वो ताड़ का गुड़ उद्योग, जिसे कि पाम गुड़ इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फोर्थ है फल एंड सब्जी प्रसंस्करण उद्योग। जो फल और सब्जी यानी कि आपका फ्रूट और जो भी आपका वेजिटेबल है उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि फ्रूट से आप जैम्स बनता है, तो वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री होती है। कृषि बेस्ड के अंतर्गत ऑयल इंडस्ट्री में वही आएंगे, जैसे तिलहन से आपका सोयाबीन का तेल होता है। ठीक है। अन्य खाद्य तेल जो होते हैं, सरसों तेल होता है। इसके अलावा नारियल का तेल भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। तो नारियल का जो इंडस्ट्री होता है वो ऑयल निर्माण में होता है। जैसे कि आप कोंकण तरफ जाएंगे तो नारियल के तेल से ही खाना बनता है।
तो जितने भी खाद्यान्न तेल वाले जो है वो इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, यानी एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो पिछले बार ये भी पूछा गया था नारियल वाला, तो नारियल भी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पटसन उद्योग यानी जूट का उद्योग, ठीक है, जो जूट निर्माण होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पिछले बार आपका नारियल वाला, जूट उद्योग यानी पटसन उद्योग, ये सब ऑप्शन में था, ठीक है। अगला देखते हैं पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री यानी बहुलक एंड जो रसायन बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है। पहला है चमड़ा उद्योग, सेकंड है नॉन एडिबल ऑयल एंड सोप इंडस्ट्री। नॉन एडिबल ऑयल यानी जो खाद्य तेल के अलावा जितने तेल होते हैं उसका निर्माण इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा सोप इंडस्ट्री यानी साबुन निर्माण। इसके अलावा माचिस उद्योग, कुटीर माचिस उद्योग जो है इसके अंतर्गत आएगा। और प्लास्टिक इंडस्ट्री ये भी आपका पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये तीसरे टाइप के अंतर्गत ये चीजें आती है। अगला देखते हैं वन आधारित उद्योग यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है। तो पहला है मेडिसिनल प्लांट इंडस्ट्री यानी औषधि पौधे बनाना, यानी उनको उगाना और जो औषधि पौधे आएंगे उससे जो है दवाइयां बनाना, हर्बल दवाई जो बनती है। सेकंड है मधुमक्खी पालन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन। इसके बाद आता है लघु वनोपज उद्योग यानी लघु वनोपज का संग्रहण करके उसको बेचना, उसके भी और जो जैसे कि तेंदुपत्ते उससे बीड़ी का निर्माण करना, ये सब लघु वनोपज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये भी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है, उसमें ग्रामोद्योग के अंतर्गत भी वन आधारित उद्योग में आता है। तो मधुमक्खी पालन पिछले बार के क्वेश्चन में था। तो पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से ग्रामोद्योग में क्या शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया था पटसन उद्योग, सेकंड ऑप्शन दिया था आपका नारियल उद्योग, थर्ड ऑप्शन दिया था आपका यहाँ पर मधुमक्खी पालन, और फोर्थ ऑप्शन दिया था कृषि। तो कृषि ग्रामोद्योग में नहीं है, याद रखिएगा। कृषि से जो प्रोडक्ट, कृषि से जो फसल उत्पादन हो रहा है उसके प्रोडक्ट जो है यानी उसका प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अगला हम देखते हैं हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री। पांचवा टाइप है हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री यानी हथकरघा उद्योग, और इसके अलावा आपका फाइबर उद्योग जो है वो इस श्रेणी में आता है। क्लियर है। तो हथकरघा उद्योग, फाइबर उद्योग, हैंडमेड पेपर जो होते हैं, पेपर बनाना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है ग्रामोद्योग के। अगला है रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये छठवां टाइप है, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत जैसे कि आप देखेंगे जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत है या गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, जैसे आपका सोलर एनर्जी आपका हो गया, आपका विंड एनर्जी, इसके अलावा वाटर एनर्जी, जो ये सब है, हाइड्रो एनर्जी जो है, ये सब इसके अंतर्गत गांव में काम किया जाता है। और गांव में जैसे सोलर पैनल लगा रहे हैं तो सोलर पैनल से जो बिजली उत्पादित हो रही है उसको बेचेंगे, तो ये सब उनका वो उद्योग की तरह उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है। अगला है कारपेंटरी। कारपेंटरी तो आप समझ जाते हैं कारपेंटर किसको बोलते हैं। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैसे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनका वो भी जो है इस ग्रामोद्योग के अंतर्गत शामिल होता है, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंतर्गत। यानी छोटे स्तर का इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े स्तर में ऐसा बड़ा ऐसा नहीं, टीवी पर निर्माण ये सब नहीं है ग्रामोद्योग। छोटे स्तर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रक्रिया होती है वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आती है। अगला सातवां है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि गांव में जो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कोई अगरबत्ती का काम कर रहा है, तो सेम मतलब जो अगरबत्ती के अलग अलग एक ही गांव में लोग काम कर रहे हैं, उन लोग क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और मिलकर सेम अगरबत्ती का काम करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री में उन्हीं को रखा गया है, विलेज इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन, यानी जो आपस में एक ही तरीके के काम कर रहे हैं वो समन्वित होकर काम करे, एक साथ मिलकर काम करे ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उनको भी ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है। तो ये टोटल 7 पॉइंट है जो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं और इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला हम देखते हैं ग्रामोद्योग का मंत्रालय, यानी जो ग्रामोद्योग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ग्रामोद्योग आता है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये आपका जो है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामोद्योग आता है। पिछले बार का ये क्वेश्चन भी है और ये इसके मंत्री वर्तमान में नारायण राणे हैं। नारायण राणे हमारे MSME मिनिस्टर हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ग्रामोद्योग किस मंत्रालय के अधीन होता है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामोद्योग आता है।
ठीक। और वर्तमान में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे है, जो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला है खादी व ग्रामोद्योग आयोग। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन जो है वो खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। यानी खादी व ग्रामोद्योग आयोग जो है वो 1956 के अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पिछले बार के वीडियो का था कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस सन में हुआ है, तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? 1956 में हुआ है। कौन सा अधिनियम? खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। अगला पॉइंट, ये जो है आपका आयोग खादी व ग्रामोद्योग आयोग है, ये एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, उसके अधीन ही ये आयोग काम करता है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है। यानी आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है कौन से अधिनियम से बना है? 1956 के अधिनियम से बना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से किस सन में इसका अधिनियम आया था, तो 1956 में। स्थापना कब हुई है? 1957 यानी 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, आयोग के गठन का उद्देश्य देखते हैं। यानी जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है उसके गठन का उद्देश्य क्या है? पहला, रोजगार प्रदान करना, क्योंकि जितने भी ग्रामोद्योग से रिलेटेड काम होते हैं सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो ये क्या करेंगे? लोगों को रोजगार देंगे। बहुत सारी इनकी योजनाएं चलती है, वो योजनाओं को हम आने वाली क्लास में देखेंगे। उस योजनाओं के अंतर्गत लोगों को रोजगार देंगे। सेकंड है, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य। यानी ये क्या करेंगे? ग्रामोद्योग से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट को ये खरीदेंगे, उसकी मार्केटिंग कराएंगे, उसको बेचेंगे। और जो जिससे जो कीमत आ रही है उसको बेचने के बाद वो लोगों जो ग्रामोद्योग कर रहे हैं उनको वो कीमत देंगे। यानी वो जिससे सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद जो मुनाफा हुआ तो ये सामान जिससे खरीदे उसको पैसा देंगे। क्लियर है? तो बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, यानी जो चीजें मार्केट में बिक सकती है उसको ये फैलाएंगे और ग्रामोद्योग को ये प्रोत्साहित करेंगे कि उन्हीं वस्तुओं का ये प्रोडक्ट निर्माण करें और बेचने की जिम्मेदारी इनकी रहती है। अगला है, जनता में आत्मनिर्भरता व ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना। यानी जो ग्राम उद्योग वाले हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। ऐसा ना हो, क्या होता था कि जो गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं, मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन हो जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर पलायन करते रहते हैं। तो वो पलायन कभी ना हो और ऐसी स्थिति में क्या करे, वो खुद आत्मनिर्भर बने, वो ग्रामोद्योग करे, खुद का व्यवसाय चलाए और मुनाफा कमाए। और यही भावना होती है ग्राम स्वराज। स्वराज का मतलब ही स्वतंत्रता होता है कि वो अपने काम करने में स्वतंत्र हो। क्लियर है? तो जनता में आत्मनिर्भरता व ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोग की स्थापना कौन करेगा? तो आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिसूचना के माध्यम से आयोग की स्थापना करेगी। भारत सरकार अधिसूचना के माध्यम से आयोग की स्थापना करेगी। अब इस आयोग के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इस आयोग में कौन कौन होगा। तो पहले देखें तो 6 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इस आयोग में 6 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये 6 गैर सरकारी सदस्य खादी व ग्रामोद्योग में विशिष्ट ज्ञान व 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी भारत सरकार के द्वारा 6 ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनको 10 वर्ष से अधिक का अनुभव हो खादी एवं ग्रामोद्योग के विषय में काम करने का। और इन्हीं 6 सदस्य में से किसी एक सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। यानी जो 6 गैर सरकारी सदस्य शामिल हो रहे हैं जिनको 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है खादी एवं ग्रामोद्योग में काम करने का, उन्हीं 6 में से किसी एक व्यक्ति को जो केंद्र सरकार है वो इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अगला पॉइंट, 4 गैर सरकारी सदस्य, 6 गैर सरकारी सदस्य के अलावा 4 अन्य और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। पहला, विज्ञान प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाला सदस्य। पहला यानी एक सदस्य, इन 4 में से एक सदस्य ऐसा होगा जिनको विज्ञान प्रौद्योगिकी की जानकारी होगी। इन 4 में एक सदस्य ऐसा होगा जिनको विपणन की जानकारी होगी, मार्केटिंग की जानकारी होगी। तीसरा सदस्य यानी एक सदस्य ऐसा होगा जो ग्रामीण विकास की जानकारी रखता होगा और एक सदस्य ऐसा होगा जिसके पास तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण की जानकारी रखता होगा। यानी ये 6 सदस्य अलग हैं जिनको 10 वर्ष का से अधिक का अनुभव होगा खादी एवं ग्रामोद्योग का। और इन 6 सदस्यों में से एक अध्यक्ष नियुक्त करती केंद्र सरकार
इसके अलावा 4 ऐसे गैर सरकारी सदस्य की भी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है जो इन क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त होता है जिसको। तो एक विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला, एक मार्केटिंग वाला, एक ग्रामीण विकास वाला और एक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण वाला, ऐसे 4 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। इसके अलावा पदेन सदस्य में एसबीआई अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो अध्यक्ष के द्वारा एक व्यक्ति का नाम निर्देशित किया जाएगा जो एसबीआई में ही काम करने वाला व्यक्ति होगा। उस एसबीआई अध्यक्ष के द्वारा जो नाम निर्देशित व्यक्ति होगा वो इस आपका जो आयोग है उसका पदेन सदस्य कहलाएगा। क्लियर है? पदेन का मतलब क्या होता है कि वो अपने एसबीआई में पद पर तो पहले से ही कार्य कर रहा है, केवल अध्यक्ष के द्वारा जो नाम निर्देशित किया जा रहा है तो अपने पद में रहते हुए वो इस आयोग में भी काम करेगा। क्लियर है? तो एसबीआई अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित। इसके अलावा एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होता है आयोग का और एक वित्त सलाहकार भी आयोग का होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर में 6 गैर सरकारी सदस्य, फिर 4 गैर सरकारी सदस्य जो कि इन क्षेत्रों में का अनुभव हो, और ये 6 गैर सरकारी सदस्य जिन्हें खाद्य और ग्रामोद्योग का 10 वर्ष से अधिक अनुभव, इन्हीं 6 में से एक अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य में एसबीआई अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, इसके अलावा एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा यानी सीईओ और एक वित्त सलाहकार भी होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का। तो यहां तक हम आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। जब हम आगे आएंगे तो इनके कार्य क्या होते हैं इस आयोग का, ठीक है। उसके बाद जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, चाहे वो इंडिया लेवल में चल रही हो या छत्तीसगढ़ लेवल में चल रहे हो, तो सबको हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। ग्रामोद्योग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपसे। जो 3 पिछले बार क्वेश्चन या 4 आए तो उसमें से 3 तो मैंने यहीं पर कवर कर दिए है। क्लियर है? जिसमें से एक अपने यहाँ पर देख लिया था, उद्योग से पूछा था, एक आपका मंत्रालय पूछा था, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, और एक आपका 1956 का अधिनियम पूछा था। तो ये 3 चीज तो मैंने आपको यहीं पर कवर कर दी है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।